नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। पूर्वा वाटरफॉल में झरने की कलकल ध्वनि के साथ ही पानी में दिखती है दूध की सफेदी। हवाई प्रदूषण ने बढ़ाई मुसीबतें, फेफड़ों में आ सकता है काला धब्बा, बढ़ सकती है कैंसर की संभावना। अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की गई साइकिल रैली, सांसद ने दिखाई हरी झंडी। खबरें अब विस्तार से। रीवा के सिमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित पूर्वा वाटरफॉल में इन दिनों दूर दराज से सैलानी भ्रमण के लिए आ रहे हैं, जहां पर वो झरने की कलकल ध्वनि को सुनते ही उसमें मदहोश हो जाते हैं। पूर्वा वाटरफॉल टोंस नदी के पठारों से निकलकर बहता है, जिसका नजारा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रहता है। सैलानियों की माने तो बारिश के दिनों में अगर आपने इस वाटरफॉल का लुत्फ नहीं उठाया तो फिर क्या किया। झरने की कलकल ध्वनि, एक एक सीढ़ियां उतरकर छलकता हुआ चलता पानी, चारों ओर हरियाली एवं झरने में दूध जैसी सफेदी देखकर नजर ठहर जाती है। कुछ मिनट तक लोग बस निहारते ही रह जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें शांति एवं सुकून महसूस होता है, मानो प्रकृति की खूबसूरत जगह पर आ गए हों। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के सिमरिया तहसील स्थित पूर्वा वाटरफॉल की, जो बारिश के बाद चारों ओर से हरियाली ओढ़े हुए मधुर संगीत के साथ आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन जाता है और जिसकी सुंदरता को देखने सुबह से लेकर शाम तक लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ बैठकर घंटों गुजार जाते हैं। वैसे तो रीवा को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुती, चचाई, क्योटी और पूर्वा जैसे 4 वाटरफॉलों की श्रृंखलाएं हैं और उन्हीं में से एक है पूर्वा जलप्रपात, जो कि रीवा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जलप्रपात की गहराई करीब 60 मीटर है। यह जलप्रपात बीहर नदी पर स्थित है। यहाँ से आगे निकलकर बीहर नदी टमस में मिल जाती है। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए विंध्य के साथ ही प्रदेश और देश के अन्य कोने से लोग खिंचकर यहाँ चले आते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य प्रदेश के लोग यदि रीवा आते हैं तो शायद ही पूर्वा जलप्रपात का बिना दीदार किए वापस चले जाए। इस पिकनिक स्पॉट के आकर्षण को देखते हुए प्रशासन ने पिछले कुछ वर्षों में बेहतर इंतजाम किए हैं। दुर्घटना से बचने के लिए चारों ओर रेलिंग लगाई है। सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, जो वहां जाने वाले लोगों को सुरक्षा एवं अन्य बातों के बारे में बताते हैं। स्थानीय लोग भी बाहर से आने वाले लोगों का अच्छा सहयोग करते हैं। यही वजह है कि यह पिकनिक स्पॉट पसंदीदा बनता जा रहा है। अभी इसके लिए प्रशासन को और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिससे यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ सके। ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस है और अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट बहुत ही अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? रोशनी मिश्रा। कैसी जगह लगी? बहुत ही ब्यूटीफुल। यहाँ के बारे में कुछ खासियत आप जानते हैं? सुना बहुत पहले से था, बट देखा आज है। नाम है सुदर्श। ये कौन सी जगह है, पता है आपको? पूर्वा वाटरफॉल। कैसा लगा आपको यहाँ का? बहुत अच्छा। किसके साथ आए हैं आप लोग यहाँ? यहाँ पापा के साथ। यहाँ पे क्या क्या किया आके आपने? फोटो ली और साथ साथ मजे भी किए और साथ साथ से हमने कुछ मजा किया और बहुत कुछ एंजॉय किया। हमारा नाम शिव शंकर पांडे है, रीवा के रहने वाले हैं। हम ये सिमरिया क्षेत्र के पूर्वा फॉल में घूमने के लिए आए। ये टमस नदी में स्थित है ये फॉल और बरसात के मौसम में काफ़ी सुंदर यहाँ का दृश्य रहता है। काफ़ी पर्यटक यहाँ से रीवा के अलावा सतना सहित अन्य जिलों के भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, ये अच्छा लगता है। यहाँ पे तो अच्छी जगह है, पानी गिर रहा है लगातार और सुंदर स्थान है, प्रकृति के बीच में स्थित है। काफ़ी अच्छा लगा। जी हाँ, बिल्कुल। काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे और सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो भी खींच रहे हैं। अपनी इस सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं ताकि भविष्य के लिए याद कर रहे हैं। आपने भी कैद किया? जी हाँ, हमने भी फ़ोटो ली है। यहाँ की व्यवस्थाएं के बारे में क्या कहेंगे? व्यवस्थाएं यहाँ पे एक चौकीदार है जो लगातार अनाउंस कर रहा है, लोगों को समझाई दे रहा है कि वो खतरे के निशान से दूर रहें, रेलिंग के पास न जाए। फिर भी काफ़ी लोग सेल्फी के चक्कर में रेलिंग के पास जा रहे हैं, जो खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों ने तो इस जगह को नियाग्रा फॉल और स्विट्जरलैंड से तुलना की है। बिल्कुल सही बात है भी, वो काफ़ी अच्छी जगह है, प्रकृति है, जंगल पहाड़ चारों तरफ से और लगातार झरने से पानी गिर रहा है, जो सुंदर स्थान है भी उस स्थान लायक। इससे ज़्यादा अच्छी कोई दूसरी जगह आप देखें? नहीं, रीवा जिला में और भी जलप्रपात हैं, लेकिन ये सबसे अलग हटके अच्छी जगह है। ये इस पिकनिक स्पॉट पर घूमने पहुंचने वाले लोग अपनी यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे वहां सेल्फी में अपनी मस्ती को कैद करते हैं। प्रकृति का खूबसूरत दृश्य अपने कैमरे में
कैद करते हैं। कोई अपने दोस्तों के साथ तो कोई अपने परिवार के साथ। वो वहाँ मस्ती करते हैं और घूमकर बार बार देखते हैं, मानो उनका वहाँ से जाने का मन ही न कर रहा हो। चलने के दौरान बच्चे बार बार लौट कर दिखने जाते हैं, जैसे अभी दिखने को कुछ रह गया हो, मगर घर तो जाना ही होगा, तो यह सोचकर फिर घर के लिए रवानगी हो जाती है। आइए सुनते हैं पर्यटकों को क्या कहना है पूर्वा फॉल के नज़ारे के संदर्भ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सविता रामचंदानी। जगह है, कहाँ से आए हैं? हम लोग नागपुर से आए हैं, महाराष्ट्र से। कौन सी जगह है, कैसा लगा? ये पूर्वा फॉल है, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत दिनों के बाद ऐसे खुल के ऐसे लग रहा था कि लाइफ जी रहे हैं कोरोना के बाद, और अल्टीमेट लगा कुछ तो। पहले कहीं आपको देखने को मिला क्या? नहीं, इस तरह का तो पहले नहीं देखे हमने, यहाँ ही देखे। अभी फैमिली तो नहीं आई है, मैं सिंगल, और ये हमारी बेटी है, बड़ी जवाई है, बाकी हस्बैंड वगैरह नहीं आए वो नागपुर में। कैसा लगा? बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा। जोर से चिल्लाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक है। पहली बार आए हो? पहली बार आए हो? हाँ। सेकंड? आर्यन कृष्ण है, हम इलाहाबाद से हैं, सभी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ये वरुण है। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर व्यू है। इससे पहले ऐसी जगह देखी? नहीं, कभी नहीं देखा। बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत सूदिंग है। और किसी को क्या एडवाइस करेंगे यहाँ आने के लिए? ज़रूर आए, एक्सपीरियंस करें, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। फोटो से देख के मजा नहीं आएगा, जो नेचुरल एक्सपीरियंस करके वो अच्छा रहेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा मार्टन क्रमांक 1 में आयोजित हुई विचार गोष्ठी एवं साइकिल रैली। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जन अभियान परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की थीम पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, प्रदूषण से मुक्ति व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रही। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि देश के अमर शहीदों की कुर्बानियों के कारण ही आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के क्रांतिकारियों के जीवनी से वर्तमान युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। ये रैली मार्टन स्कूल से होकर के शिल्पी प्लाजा तथा रीवा के कई चौराहे से होते हुए पुनः मार्टन स्कूल वापस आई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी के.पी. तिवारी एवं जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक प्रवीण पाठक सहित विभिन्न विद्यालय के शिक्षक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग उपस्थित रहे। प्रस्तुत है जिला समन्वयक प्रवीण पाठक से प्राप्त जानकारी के अंश। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जनमानस से मेरा खड़े रहना, खड़े रहो। सर, ये आज साइकिल रैली निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज़ादी का जो ये 75वां वर्ष चालू हो गया है, जिसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जन अभियान परिषद और राज्य शासन ने तय किया है कि इस महोत्सव में हम जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ऐसे कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के हम एक जन जागरूकता का अभियान संचालित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे। उसी अनुक्रम में आज यह प्रथम कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा में आयोजित किया जा रहा है। जन अभियान परिषद भविष्य में ऐसी बहुत सारी गतिविधियों को आयोजित करेगा और हमारा प्रयास ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस को इस कार्यक्रम से जोड़ें। सर, ये साइकिल रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? साइकिल रैली ये शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से प्रारंभ होकर के ये कॉलेज चौराहा जाएगी और कॉलेज चौराहा से फिर वापस ये शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय विद्यालय में आकर के इसका समापन होगा। नाम और पद बताओ। जिला समन्वयक जन अभियान परिषद प्रवीण पाठक।
हवाई प्रदूषण ने बढ़ाई मुसीबत, फेफड़ों में आ सकता है काला धब्बा, बढ़ सकती है कैंसर की संभावना। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में श्वास एवं दमा रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश तिवारी ने न्यूज वैन से खास बातचीत करते हुए कोरोना संक्रमण की आ रही तीसरी लहर के बारे में विस्तृत चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि हवाई प्रदूषण के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के साथ ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने की संभावना है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण ने देश और दुनिया को हिला कर रख दिया, मगर फिर भी हमारे देश ने इसकी पहली और दूसरी लहर का डटकर मुकाबला करते हुए जीत हासिल की। परंतु अब भी इस वायरस के तीसरी लहर का डर सता रहा है, जिसके कारण लोगों की चिंताएं भी काफी बढ़ी हैं और डॉक्टरों के द्वारा लगातार इससे निपटने को लेकर कोशिशें की जा रही हैं तथा लोगों को सुरक्षित रहने और सावधानी बरतने के टिप्स दिए जा रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में श्वास एवं दमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश तिवारी से न्यूज वैन की टीम ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने तीसरी लहर से बचने को लेकर जानकारी साझा की। इस दौरान डॉक्टर तिवारी ने कहा कि हवाई प्रदूषण के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है। न्यूज वैन से बात करते हुए संजय गांधी अस्पताल के श्वास और दमा रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश तिवारी ने बताया कि वर्तमान में बढ़ रहे हवाई प्रदूषण के कारण लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसने फेफड़ों में काला धब्बा आने पर इसका पता चलता है। में अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो अभी से अगर हम लंग्स के कंपेयर करते हैं तो नॉर्मली हमारे जो फेफड़े होते हैं नॉर्मली पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी कलर के होते हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार का टॉक्सिन और या केमिकल का एक्सपोजर होता है तो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, उसमें ब्लैक स्पॉट आना शुरू होते हैं। तो आज से अगर 30 साल पहले हम जाते हैं तो उसमें हमको ये देखने को मिलता था कि अगर हम लंग्स की बायोप्सी या लंग्स को देखते थे तो उसमें जो स्मोकर्स रहते थे केवल उसमें ब्लैक स्पॉट मिलते थे और बाकी जो लंग्स रहते थे हेल्दी लंग्स और नॉन स्मोकर या फीमेल पेशेंट के लंग्स देखते थे वो पिंक कलर के और गुलाबी कलर के होते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो में हमको ये देखने को मिल रहा है कि हार्डली बहुत कम मात्रा में ही हमको जो है तो पिंक लंग्स मिल रहे हैं, मोस्टली ब्लैक स्पॉट या डॉटेड लंग्स ही मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिन मटेरियल। तो मोस्टली 50 से 60 साल की उम्र में लोगों को होते थे, लेकिन अभी हमने को ये देखने को मिला है कि वो 30 साल 40 साल के यंग लोगों में भी कैंसर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हमको फीमेल पेशेंट जो रहती हैं उनमें भी लंग्स कैंसर के पॉसिबिलिटी या एलर्जी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कैंसर जो होता है आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करें तो जो स्मोकर होते हैं तो 90% लंग कैंसर स्मोकर में होते थे और 10% कैंसर लंग्स के नॉन स्मोकर्स में होते हैं। लेकिन अभी वो रेशियो 1:1 हो गया है, जो कि हमारा मोस्टली ये है कि स्मोकर्स के अलावा भी कुछ न कुछ कंपोनेंट है, या तो हमारी वायु प्रदूषित है, उस वजह से हमारे लंग्स अफेक्टेड हो रहे हैं। और अगर हम केमिकल की बात करते हैं तो जैसे हमारे एयर पॉल्यूटेड एयर जो होती है, तो पॉल्यूटेड एयर में जो केमिकल हमारे सिगरेट में पाए जाते हैं, जो मान लीजिए XYZ केमिकल हमारे सिगरेट में पाए जाते हैं, वही XYZ केमिकल हमारे पॉल्यूटेड एयर में पाए जाते हैं। तो इसके लिए हमको अलग से कोई ऐसे मैथमेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो नॉन स्मोकर्स में कैंसर हो रहे हैं तो वो मोस्टली पॉल्यूटेड एयर की वजह से ही हो रहे हैं। और दूसरी बात हमको ये भी देखने को मिला है कि जो एक कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है तो अभी यंग एज में और नॉन स्मोकर में फीमेल में ये ज़्यादा मिल रही है। इससे बचाव के लिए हम केवल यही कर सकते हैं सर कि धू प्रोटोकॉल, एक अगर हम शॉर्ट टर्म में बोलें धू प्रोटोकॉल फॉलो करें। अगर धू का मतलब ये होता है धू से धुआं और धू से धूल। अगर हम कर सकते हैं अपने वातावरण में धुएँ को कम से कम किया जा सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ धूल को जो बात यहाँ पर हो रही है तो धूल को भी हम कम करें तो उससे हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं। डॉक्टर तिवारी की माने तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी अब प्रदूषण के कारण तेजी के साथ अपने पैर पसार रही है। इसके अलावा डॉक्टर ने कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने को लेकर भी खास चर्चा की। प्रस्तुत है डॉक्टर मुकेश तिवारी से बातचीत के अंश। बचाव के लिए क्या उपाय सर, अगर हम कोविड की थर्ड लहर की बात करते हैं तो थर्ड लहर आना तो सुनिश्चित है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसके बचाव के लिए हम सबसे पहले तो ये कोशिश कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन सबका करवाएं।
जो एडल्ट हैं हमारे, एटलीस्ट हम बच्चों की बात कर रहे हैं अभी कि बच्चों पे कोविड थर्ड का लहर का ज़्यादा प्रकोप होगा, लेकिन हम सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने एडल्ट को प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेट करें। अगर हम आज का ही डाटा देखते हैं तो 23 से 24% लोगों को अभी फर्स्ट डोज लगी है। अब 5 से 6% ऐसे लोग हैं जो कंप्लीट फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लग चुकी है। तो अगर अब वैक्सीनेशन ही प्रॉपर तरीके से नहीं है तो थर्ड लहर की संभावना तो है और बढ़ेगी भी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, जैसे मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सब हमको एडल्ट को सबसे पहले एडवाइस करना है जो 18 to 45 ईयर के एज के लोग हैं, 45 से एबव ईयर के लोग हैं, क्योंकि बच्चों को हम वो चीज़ें सलाह नहीं दे सकते। बच्चों को अगर हम बोलेंगे कि मास्क लगाने के लिए तो वो मास्क नहीं लगा पाएंगे, उनको आइसोलेट की कोशिश करेंगे तो उनको आइसोलेट भी नहीं कर पाएंगे, उनको सोशल डिस्टेंसिंग में रखने की कोशिश करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हमको बात करनी है तो सबसे पहले हमको एडल्ट जो लोग हैं उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। कहीं सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग में, पॉलिटिकल गैदरिंग में अगर आप जा रहे हैं तो बच्चों को लेके बिल्कुल भी नहीं जाएं। बच्चों को उस इन्फेक्शन से हमको बचाना है, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो था तो हमारे लंग्स को या फेफड़ों को कोविड इन्वॉल्व कर रहा था, लेकिन बच्चों में उसका वेरिएंट अगर आएगा और वेरिएंट होगा तो वो अलग तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता है, उसका इन्फेक्शन का मोड अलग हो सकता है, उसके इन्फेक्शन की सीवियरिटी अलग हो सकती है। और जहाँ तक हम बच्चों में देखते हैं तो बच्चों में 50 to 60% केसेस में देखने को मिलता है कि उनको डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, और 20 to 30% केसेस में ही केवल हमको निमोनिया देखने को मिलता है बच्चों में। तो बच्चों में किसी भी प्रकार के वार्निंग सिम्टम अगर हमको मिलते हैं उसके लिए हमको तुरंत उनका RT-PCR और टेस्टिंग करवानी है। माह भर पूर्व मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत पर परिजनों ने थाने में शव रखकर किया प्रदर्शन। गढ़ थाने के खर्रा गांव में हुई थी घटना, पुलिस कर रही जांच। आपको बता दें कि माह भर पूर्व मारपीट में घायल एक व्यक्ति की मौत पर शुक्रवार को बवाल मच गया। गुस्साए परिजन शव को लेकर थाने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। वे भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगा रहे थे। पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गढ़ थाने के खर्रा गांव निवासी केदारपाल 55 वर्ष के साथ 11 जुलाई को आरोपी रामचंद सिंह गहलवार ने मारपीट की थी, जिसमें घायल पीड़ित को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुत्र की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच की। मारपीट में घायल पीड़ित की शुक्रवार को घर में मौत हो गई। इस दौरान परिजन शव लेकर थाने पहुंच गए और मारपीट से पीड़ित की मौत होने का आरोप लगाने लगे। घटना के बाद में पुलिस पर भी भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने की जानकारी दी जा रही। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल पहुंच गया, जिसने पीड़ित परिवार को समझाइश देकर मामला शांत करवाने का प्रयास किया। वे लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को समझाइश देकर शांत कराया। करीब 3 घंटे तक चले बवाल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। परिजनों को कहना था कि यदि आर्थिक सहायता नहीं मिलती है तो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हत्या की धारा बढ़ाकर आरोपी को किया गिरफ्तार। परिजनों के द्वारा मांग किए जाने पर पुलिस ने तत्काल गांव में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ मारपीट का मामला पहले से दर्ज था और अब पीड़ित की मौत के बाद उसमें हत्या की धारा बढ़ाई जाएगी। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्रस्तुत है परिजनों से प्राप्त जानकारी के अंश। हल्ला कर चुप। पति का नाम क्या था? ये घटना कैसे घटी? घटना भेड़ी लाई रहे बगीचा में भेड़ी चली गई तो कुआं में पानी झाँकिन पिए के पानी नहीं रहा तो बैठ गए। इतना बड़ा लड़का रहा तो लड़का में कैसी आमा पीटल लाज आमा उमा कुछ नहीं पीटी हुआ संचे आवा तो रात मार दी तय बेहोश हो गिर गए। पता गए घरे तो आए चलो ऑटो में लादे रहे तो खून के उल्टी करे रहे वहीं ऑटो में। तब फिर उनसे आए काकर में स्कूल जहाँ ही तो उनसे एम्बुलेंस आ गए। एम्बुलेंस आ गए तो हम बैठा दी। हम कहा कि ला चला पहले घर थाना तो कहीं मौका कैली से दरोगा पुलिस जे रहे हो या रहे कहीं पुलिस रिपोर्ट करें तब नहीं आई मौका कैली से। अब चिल्लाई चला तब आई करावे लगे संजय गांधी भर्ती कैली तो 15 रोज मन भर्ती कर रहे हैं। अब जब कुछ हुआ से आराम भाग आए लाके उसके तो कहने कुछ ठीक हो गया। तब चली घरे जब घरे आन तो पूछ हमारी गया कैसे गिरे लागे तो पुन लाई के भागे
इलाहाबाद खून भर्ती कर तो 3-4 लाख रुपया लग गए। जइया ऑपरेशन करे लोग बिहान में रोज भर सही रहे। इलाहाबाद इलाहाबाद है कौन हॉस्पिटल भर्ती करे हैं जानकारी है? प्रीति हॉस्पिटल। प्रीति हॉस्पिटल। ये अपना के मृतक को वहीं पतिया है का उम्र रही इनकर? 60 रही होई। अपना के कई बालक हैं कुल? हमारे 4 थे, 2 बच्ची 2 बच्चा। कई साल के हैं? तो जब बच्चा हुई 20 साल के थे, 14-15 साल के छोटा बाब। आपका क्या नाम है? शिव मोहन पाल। क्या पिताजी का नाम क्या है? ददोली पाल। निवासी कहाँ के हैं? सर्रा के। कब की घटना है? अभी 14 तारीख के। कैसे विवाद हुआ? विवाद ये हुआ तो भेड़ चराने गए थे और आंबा उंबा के बारे में ये कुछ नहीं है, वो तो बहाना लगा रहे हैं कि ऐसा है। बका ये भेड़ मांगे, वो शिकारी हैं, वो हमेशा ये कांड करते रहते हैं। अभी 2-4 लोगों को मार दिए हैं तो विकलांग हो गए हैं। कोई सुनने वाला नहीं, गरीबों के इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है ना। और इनको तो घूस मिल जाता है तो ये आप जा करके चले जाते हैं। घूस कौन लेता है? घूस कौन लेता है? अब यही बताएंगे ना। नहीं, घूस कोई आपसे मांगा था? मेरे से नहीं मांगा। नहीं, तभी ना 1 महीने से ये कांड हुआ, कोई अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। पुलिस नहीं गई? नहीं गई, कहीं नहीं। इनके कितनी चोट लगी थी? कहाँ कहाँ? ये जो मृतक है, राड लगा था। जो मृतक है इनके कहाँ कहाँ चोट लगी थी? इनके ये यहाँ लगी थी, राड लगा था। क्या इनका नाम है? केदार पाल। पिताजी का नाम? जोधा पाल। इनकी उम्र? हाँ, इनके पिताजी का नाम। इनकी उम्र 55 के करीब होगी। 50-55। निवासी कहाँ के हैं? सर्रा। हाँ। इनकी मेडिकल कहाँ हुआ था? मारपीट चौथर में हुआ था कि लगे हुए? नहीं, रीवा में हुआ था। एडमिट भी थे? पहले यहाँ आए 2-4 लोग, तो यहाँ बोले कि रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। मैं भी बाहर रहता हूँ, तो पहले बोले कि यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा। तो हम अभी आज के क्या जाने, मेरे पापा लोग हैं तो बहुत शांत हैं, कुछ भी नहीं जानते अभी तक। कोई ये मारपीट हमेशा हमारे गांव में चलता रहता, कोई सुनवाई नहीं है। गरीब को जब चाहो तब मार डालो, जब चाहो जो करो। तो ये माने भेड़ चराने गए थे, भेड़ बकरा दोनों था। तो भेड़ चराने। आरोपी का नाम क्या है? वो रामचंद्र सिंह पाल और रामचंद्र सिंह ठाकुर। रामचंद्र सिंह? हाँ, ठाकुर हैं। इनके पिताजी का नाम क्या? अब ये तो हम पिताजी का नाम नहीं। कहाँ के हैं ये? कांकर के हैं। इनके पिताजी का नाम नहीं? मनकामेश्वर मंदिर कोठी कंपाउंड में भंडारे का हुआ आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद किया प्राप्त। श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना एवं पूजा जगह जगह में हो रही है। इसी क्रम में कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धा ज्वेलर्स के संचालक व्यवसायी संजय सोनी द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद प्राप्त किया। प्रस्तुत है श्रद्धा ज्वेलर्स के संचालक संजय सोनी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या हुआ? देश है भोले बाबा का भंडारा है, सावन का महीना चल रहा है, तो इसमें तो भंडारे का विशेष महत्व है और हर आदमी को प्रसाद मिले, यही अपनी एक इच्छा है। हर आदमी यहाँ आके प्रसाद ग्रहण करे और सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ आके भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। समाजसेवी संस्था इनर व्हील क्लब ऑफ रीवा ने ऑटो एवं रिक्शा चालकों को वितरित की टी-शर्ट। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या में अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था इनर व्हील क्लब ऑफ रीवा की महिलाओं द्वारा ऑटो एवं रिक्शा चालकों को टी-शर्ट का वितरण किया गया एवं उन्हें स्वल्पाहार कराया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से क्लब की अध्यक्ष वंदना द्विवेदी, सचिव खुशबू पोदार, कोषाध्यक्ष अंजू द्विवेदी, उपाध्यक्ष निशा अग्रवाल, सीमा श्रीवास्तव एवं प्रियंका तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रस्तुत है संगठन की अध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। बताएं आज ये क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ पे? 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो हमारे ऑटो रिक्शा वाले भाई साहब ये लोग हैं, उनको टी-शर्ट का वितरण किया गया इनर व्हील क्लब की तरफ से और बस उनको स्वल्पाहार भी कराया गया साथ में। कितने लोग को वितरित की गई? 20 लोगों को टी-शर्ट वितरण किया गया है।
कब से आप लोग का ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं? ये हम लोग को 3 साल रीवा में इंटरनेशनल क्लब है, 3 साल से यहाँ पर इसका गठन हुआ है। 3 साल से ये रेगुलर और एक से सामाजिक कार्य करते रहता है। सभी महिलाएं सदस्य? हाँ, पूरा महिला सशक्तिकरण पर भी हम लोग का रहता है। हमेशा ये कार्यक्रम छोटे मोटे हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। शुभ नाम आपका? वंदना गुप्ता, इन्हें क्लब की अध्यक्ष। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः होंगे हाजिर हम कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।